अस्सलाम वालेकुम। हम आज फंक्शनल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड हाफ करेंगे। कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो हमने देखा कि नॉर्म स्पेस क्या होती है, उसके बाद बनाक स्पेस क्या होती है, और स्पेशली हमने देखा कि जब हमारे पास कोई स्पेस जो होती है उसकी डिमेंशन फाइनाइट हो जाती है। मीन डिमेंशन फाइनाइट होने का क्या मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ बेसिस जो हैं वो फाइनाइट हो जाती हैं, जो किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करती हैं। तो देन उसके अंदर जितनी भी सब स्पेसिस आएंगी वो क्या हो जाएंगी, क्लोज्ड हो जाएंगी। ठीक है। और आपको पता है कि कोई जो स्पेस है अगर वो कंप्लीट हो प्लस उसमें डिमेंशन फाइनाइट हो तो उसकी हर सब स्पेस जो होगी वो भी क्या होगी, कंप्लीट होगी, बिकॉज उसकी हर जो सब स्पेस है वो क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी बाय थ्योरम। सही है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर किसी नॉर्म स्पेस में नॉर्म स्पेस की जो डिमेंशन है वो अगर फाइनाइट हो जाए तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो नॉर्म होगी उसमें वो दूसरी हर नॉर्म दूसरी नॉर्म की क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। और व्हाट इज इक्विवेलेंट नॉर्म, तो वो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो ए बी ऐसे एग्जिस्ट कर जाएं, वो फर्दर हमने उसको डेफिनेशन में डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, बट हमारी डेफिनेशन जब हमने टोपोलॉजी में पढ़ी थी देन हमने पढ़ा था कि कोई स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट कब होती है, तो जब उसके ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट जो है वो सब ओपन कवर रखते हैं। तो हमने ये डेफिनेशन को हमने टोपोलॉजी में देखा था। अगर आपको याद हो तो उधर भी हमने पढ़ा था कि अगर जो मैप है वो एक स्पेस एक्स से वाई की तरफ, फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, अगर एक मैप टी है वो अगर कंटिन्यूस मैप है तो हमने पढ़ा था कि हर कम्पैक्ट सबसेट का जो इमेज वाई में जाएगा वो भी क्या होगा, कम्पैक्ट होगा। इसी तरह से कनेक्टेड का भी पढ़ा था, बट यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं, कम्पैक्ट को देख रहे हैं। बट एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि जब हमने कम्पैक्ट पढ़ना है, जो फंक्शन में क्रेजी में पढ़ रहे हैं, तो हमने जब भी इसको देखना है तो हमने इसको देखना है उसके हिसाब से, क्लोज के हिसाब से प्लस बाउंडेड के हिसाब से। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कम्पैक्टनेस। तो अ मीटर स्पेस एक्स इज सेड टू बी कम्पैक्ट, मीटर की बात हो रही है, इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, कि अगर हमारे पास हर सीक्वेंस जो है उसकी अगर हमें हैज अ एक सब सीक्वेंस मिल जाती है, दैट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। A subset M of X is said to be compact if M is compact considered as a subspace of X। तो यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज तो यहाँ पर लेमास में उसने दी है कि अ कम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ द मीटर स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। मतलब बात करने का मतलब है कि कोई जो स्पेस है वो हमारे पास सबसेट कम्पैक्ट कब होगा, अगर वो मतलब कम्पैक्ट होगा तो फिर वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा प्लस क्या होगा, बाउंडेड होगा। लेकिन एक बात याद रखनी कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अच्छा, कोई बता सकता है कि इसका कन्वर्स ट्रू कब होगा। इसका भी तलक डिमेंशन के साथ है। अगर हमारे पास एक्स की डिमेंशन क्या, फाइनाइट डायमेंशन। फाइनाइट डिमेंशन हो जाए, तो उसने इसके कन्वर्स के बारे में नीचे ना लिखा भी हुआ है। इसको रीड अगर करें ना यहाँ से, एक सेकंड यहाँ से, द कन्वर्स ऑफ दिस लेमा इज जनरली फास्ट। तो यहाँ नीचे उसका प्रूफ भी है कि अगर हम एल स्केयर में जाएं तो वहां पर हमें एक ऐसी स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, जो उसने दी हुई है ई एन जो है वो सेट दिया हुआ है, सॉरी, वो हमें क्लोज भी मिल जाएगा प्लस बॉन्डेड भी मिल जाएगा, बट दैट इज वाई वो जो है वो कम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये इस चीज़ को जो है उसके कन्वर्स को ट्रू नहीं करता। तो नीचे ही थ्योरम उसी के बारे में है, इन अ फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेस एक्स एनी सबसेट m इज अ सबसेट ऑफ x इज कम्पैक्ट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ m इज क्लोज एंड बॉन्डेड। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ज़्यादातर हम अगर बात करें किसी भी सेट की नॉर्म स्पेस की, तो उसमें हमारे पास अगर कोई सेट क्लोज और बाउंडेड होगा, बट दिस इज अ फाइनाइट डिमेंशन, जैसे कि अगर हम बात करें आर ओवर आर एक क्या है, वेक्टर स्पेस। अगर हम वेक्टर स्पेस के ऊपर इसके ऊपर अगर हम नॉर्म डिफाइन करवा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नॉर्म स्पेस बन जाएगी। सही हो गया। तो देखिए ना, इस स्पेस की जो डिमेंशन है वो क्या है, वो फाइनाइट है। वो क्या है, फाइनाइट। तो यहाँ पर अगर मैं एक सब सेट ले लूँ, ए इज इक्वल टू मैं ले लूँ ये वाला
1 और 3। तो मुझे बताएं कि क्या ये जो ए है क्या आर में कंपैक्ट है इस वक्त? ये जो सेट दिया है ए, क्या ये कंपैक्ट है? लेकिन बात ये याद रखनी है कि हमने यहाँ पे जो आर वेक्टर स्पेस लिया वो आर लिया, और यहाँ पर आपको पता है नॉर्म कैसे डिफाइन है आर में, एक्स की नॉर्म किस तरह से डिफाइन है, याद है किसी को? ये इस तरह से डिफाइन है आई थिंक सो। तो यहाँ पे देखे ना, यहाँ ए मैंने सेट लिया है 1 से ओपन है 3 से क्लोज्ड है। तो हमने पढ़ा है कि ये कंपैक्ट कब होगा, जब ये हमारे पास क्लोज होगा प्लस क्या होगा, बॉन्डेड होगा। तो क्या ये क्लोज्ड है? क्लोज तो नहीं है। नो। ठीक है, क्योंकि यूजर डिस्टेंस के साथ देखें तो ये क्लोज्ड नहीं है। अगर मैं आपके सामने एक सेट रखूं बी, दैट इज 2 and 3, तो क्या ये कंपैक्ट है? लेकिन आर की बात कर रहा हूँ, आर ओवर आर। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंपैक्ट। क्यों कंपैक्ट है? क्योंकि अगर आप बी का कंप्लीमेंट लें तो वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से क्या आ जाएगा, 2 ओपन यूनियन 3 से ओपन प्लस इन्फिनिटी। तो ये भी ओपन है, ये भी क्या है, ओपन। तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्लोज। और आपको पता है ये सेट बॉन्डेड भी है, क्योंकि एक हमारे पास ऐसा नंबर 3 एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू ऑलवेज 3 से क्या रहेगी, लेस रहेगी। सो दिस सेट विल बी अ closed and bonded, so B will be compact in R। सही हो गया। तो इस तरह से हम compactness यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं, लेकिन but this will be only true for when a norm space has a finite dimension। तो आपको पता है कुछ वेक्टर स्पेसेस होती हैं जिनकी जो डिमेंशन होती है वो क्या होती है, इनफाइनेट होती है। कोई यहाँ पर बता सकता है कि कोई ऐसी वेक्टर स्पेस, अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं ये वाली वेक्टर स्पेस लिखूं, किसी को याद है कि इसकी डिमेंशन क्या होती है, इसकी पी एन ऑफ टी? ये है पोलिनोमियल स्पेस विद डिग्री एन, तो इसकी डिमेंशन क्या होगी? n+1। एग्जैक्टली इसकी डिमेंशन होगी n+1। और याद रखना है हम लोगों ने ये डिमेंशन होगी फाइनाइट। बट आपको पता है अगर मैं लिखूं पी ऑफ टी, तो ये क्या है, इसकी डिमेंशन? इनफाइनाइट डायमेंशन। एग्जैक्टली इसकी जो है वो डिमेंशन क्या, तो इसका मतलब है अगर हम पोलिनोमियल पर कोई नॉर्म डिफाइन कर दें, या जो पी ऑफ टी है ये भी बेसिकली पोलिनोमियल है, बट ये आगे फिक्स नहीं है। यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है, आपको पता है एक पोलिनोमियल होता है और एक पावर सीरीज होती है, n इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी, ए एन और एक्स एन। कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर सीरीज एंड पोलिनोमियल? क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड पावर सीरीज? तो बस छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि पोलिनोमियल की जब भी हम बात करते हैं, एक तो हम कहते हैं कि जो एक्स की पावर है उसको पॉजिटिव, वो तो सबको पता है, लेकिन हम उसमें एक डिग्री की बात कर रहे होते हैं, स्पेशली कि वो 3 डिग्री का पोलिनोमियल है या 4 का। तो हम यहाँ पर जब जनरल बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसकी टर्म किसी फाइनाइट नंबर तक होगी पोलिनोमियल में। बट जब हम पावर सीरीज की बात कर रहे होते हैं तो एन कहाँ से कहाँ होता है, एन 0 से इंफिनिटी तक होता है। ऐसी कुछ बात ही पी ऑफ टी में है कि उसको इन्फिनिट वेक्टर जो है वो क्या करेंगे, स्पैन करेंगे, दैट इज वाई उसकी डिमेंशन क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी। तो बात ये हम करने का मकसद क्या है कि ये जो थ्योरम है कुछ इनके कन्वर्स ट्रू नहीं है जब डिमेंशन क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, दिस थ्योरम विल बी ट्रू फॉर ओनली फॉर जो है वो क्या कहते हैं, फाइनाइट डिमेंशन। ठीक है, अगर आप आर आर एन ओवर आर की भी बात करते हैं तो ये भी वेक्टर स्पेस क्या रखती है, फाइनाइट डिमेंशन, और आपको पता है कि इसकी डिमेंशन क्या होगी, एन होगी। ठीक है, इस तरह से इन चीज़ों को जो है वो माइंड में रखेंगे हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रीज लेमा।
ठीक है। तो रीजन लेमा हमारे पास क्या है कि लेट एक्स एंड जी, सॉरी, लेट वाई एंड जी बी ए सब स्पेसिस ऑफ नॉर्म स्पेस। हमने एक नॉर्म स्पेस एक्स ली है, इज एनी डिमेंशन दैट विल बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। एंड सपोज दैट वाई इज क्लोज्ड, ठीक है। वाई इज क्लोज्ड मीन हम हमें यहाँ पर क्लोज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लोज होने से मुराद ये है कि यहाँ इसका जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो ओपन आ जाएगा। नंबर टू, आपको पता है कि कोई भी अगर हम सीक्वेंस लें, ठीक है, तो वो वाई में ही क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये हमने थ्योरम पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एंड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जी, तो देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा, आप कुछ भी ले लें, इन द इंटरवल 0 1 देयर एग्जिस्ट अ z बिलोंग टू z सच दैट, अगर हम z की नॉर्म जो है वो 1 लें तो z माइनस वन वाई की नॉर्म जो है ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा फॉर ऑल y बिलोंग टू y। हमने z को फिक्स रख लेना है और उसका डिस्टेंस हमेशा y से लेना है। फिर वो वाली जो नॉर्म होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन, वो जो हमने रियल एक फिक्स करना है ना, ठीक है, उसके लिए वो ऑलवेज उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारे पास रीजन लेमा जो है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यूज होता है। इसको पिक्चर में यहाँ देख लें कि क्या मीनिंग रखता है। ये बड़ी स्पेस वाई एक्स है, फिर वाई जो, सॉरी, वाई जो है वो प्रॉपर सबसेट किसका है, जी का, एंड वाई इज, सबको पता है, क्लोज्ड, ठीक। तो अब वो कहता है कि अगर हमारे पास सच दैट कि अगर जी की जो नॉर्म है वो 1 है, ठीक है, और हमें कहता है कि जी माइनस वाई की नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर देन होगी थीटा से फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई, ठीक है। बात करने का मतलब ये है कि अगर हम z का कोई भी एलिमेंट लें, सही हो गया, z का एलिमेंट लेने से क्या मुराद है, सॉरी, z को तो हमने फिक्स रखना है, ठीक है। तो कोई भी z का अगर डिस्टेंस यहाँ पर पॉइंट जैसे कि उसने लिया हुआ है ये वाला, तो उसका डिस्टेंस y के किसी पॉइंट से भी लेते जाएं, जैसे ऐसे ऐसे जहाँ से भी लेते जाएं, तो रीजनामा हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि जिस तरह से कल हम लोगों ने पढ़ा था, आपको पता है कल हम लोगों ने एक ये वाली चीज़ पढ़ी थी, अल्फा वन एक्स वन प्लस, थोड़ा सा उसके रिलेटेड ही है। सो ऑन अल्फा एन एक्स एन, इसकी नॉर्म ओवर अल्फा वन की नॉर्म प्लस अल्फा टू की, मैंने भी बोला था कि ये भी जो चीज़ है ये थ्योरम को प्रूफ, ये ग्रेटर देन सी। इसको भी हमने क्या बोला था, ये भी एक लेमा हमने पीछे पढ़ा था। इसी तरह से ये लेमा है कि अगर जितने भी डिस्टेंस लेते जाएं जी को फिक्स रख के वाई के साथ, तो वो ऑलवेज एक हमें रियल नंबर थीटा मिल जाएगा, जिससे ऑलवेज वो चीज़ क्या होगी, ग्रेटर होगी। बट अभी हम फंक्शनल का कुछ कोर्स तो नहीं पढ़ रहे, हम तो जस्ट एज अ तैयारी कर रहे हैं, तो हम लेमा को देख लिया है कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। आगे आता है फाइनाइट dimension. If a norm space X has a property that unit ball M, मतलब एक हमारे पास X है, ठीक, उसके अंदर एक हमारे पास m है, यूनिट बार, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम कोई भी x लें तो उसकी नॉर्म ऑलवेज क्या हो, 1 से लेस हो, ठीक है। तो इस कम्पैक्ट, ठीक है, देन x इज अ फाइनाइट डिमेंशन। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस x हो और उसका हमें एक क्या मिल जाए, यूनिट बार मिल जाए। यूनिट बार से मुराद आपको पता ही है कि उसमें हमारे पास नॉर्म जो है, हर वेक्टर की नॉर्म लेस देन क्या हो, 1 हो। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है यहाँ पर सेट है, इसमें हर वेक्टर की जो नॉर्म है वो क्या है, लेस देन 1। सो हमारे पास जो x होगा वो क्या बन जाएगी, फाइनाइट डिमेंशन, ठीक है। तो ये थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली हम किसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ये नज़र आ रहा है, रीज लेमा को, तो इसलिए हमने रीज लेमा को स्टडी किया था, ठीक है। तो जब डिमेंशन जो है एक्स की लेस देन इन्फिनिटी हो जाए तो इट्स मीन कि एक्स की डिमेंशन क्या होगी, फिर फाइनाइट होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आता है थ्योरम कंटीन्यूअस मैपिंग। तो ये हमने थ्योरम टोपोलॉजिकल स्पेस में भी पढ़ा था कि लेट एक्स एंड वाई बी ए मीट्रिक स्पेस। वहां पर हम कहते थे लेट टा वन एंड टा टू बी ए टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, डिफाइन ऑन अ एक्स एंड डिफाइन ऑन अ वाई, टी एक्स और टी वाई। तो हम कहते थे कि हमारे पास जो मैप है फ्रॉम एक्स टू वाई, continuous मैपिंग अगर हो, तो देन इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स अंडर द दैट मैपिंग टी, टी इज अ कंटिन्यूस मैपिंग हेयर इज अ कॉम्पैक्ट, ठीक। तो ये हम लोगों ने वहां पर भी इस थ्योरम को पढ़ा था।
कनेक्टेड के साथ भी इसी तरह से। अच्छा, ये क्रोलरी है, तो क्रोलरी को भी याद रखें एज a continuous mapping T of a compact subset M of the meter space X into R assume a maximum and minimum at some point of M। अब ये क्रोलरी को समझिएगा जरा क्या कहती है। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक मैपिंग टी है, टी के बारे में क्या कह रहा है, तो वो क्या है, कंटिन्यूस मैपिंग है। ठीक है, दोनों थ्योरम का तलक कंटिन्यूस के साथ है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई कंपैक्ट है, तो पहले तो हम कह रहे थे कंपैक्ट का सबसेट क्या है, कंपैक्ट। अगर ये जो मैपिंग है ये किसी एम सबसेट से, ठीक है, या एक्स, यहाँ एक्स है और यहाँ आर है, ठीक है, तो वो कहता है कि कंपैक्ट सबसेट अगर तो मैपिंग कंटीन्यूअस है, तो कंपैक्ट जो सबसेट होगा उसका जो इमेज होगा वो किसी एक तो हमें मैक्सिमम भी मिलेगा यहाँ से, और एक वो मैप इसको करेगा किसी मिनिमम वैल्यू पे। तो क्रोलरी का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट आर टू नंबर हेयर एम, जहाँ पर एक पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, एक पर वो क्या देगा, आर की मिनिमम वैल्यू देगा। तो दिस ये क्रोलरी है। ठीक है, आगे प्रॉब्लम शीट आती है, तो आपको पता है कि आर कंपैक्ट होता है कि या नहीं कंपैक्ट होता आर खुद, या आर कंपैक्ट है। अगर वही टोपोलॉजिकल स्पेस वाली डेफिनेशन भी लगाएं तो क्या इसके जो ओपन कवर्स हैं हैज अ फाइनाइट ओपन सब कवर्स आर इनफाइनाइट सब ओपन कवर्स। आर इज कंपैक्ट और नॉट, R is not compact. एग्जैक्टली नॉट कंपैक्ट। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको कहूँगा। आप लोग जब कॉम्पैक्टनेस को या कनेक्टेडनेस को पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसकी जनरल एग्जांपल्स को माइंड में रखा करें, क्योंकि एमसीक्यू तो यही छोटे छोटे आते हैं। जैसे कि आर कॉम्पैक्ट नहीं है, तो उस वजह से फिर हम इसको आर को ही यूज करके आर एन को और सी एन को प्रूव कर सकते हैं दैट आर नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं गिवन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्पैक्ट एंड नॉन कॉम्पैक्ट कर्व इन द प्लेन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में बताएं कि कौन से सेट कॉम्पैक्ट हैं और कौन से नॉट कॉम्पैक्ट हैं। ठीक है, अच्छा, लोकल कॉम्पैक्टनेस क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अ मीट्रिक स्पेस x इज सेड टू बी लोकली कॉम्पैक्ट इफ एवरी पॉइंट ऑफ x हैज अ कॉम्पैक्ट नेबरहुड। ठीक है, शो दैट r एंड c एंड मोर जनरली rn एंड cn आर लोकली क्या है, कॉम्पैक्ट है। लोकली कॉम्पैक्ट होने से मुराद क्या है कि अगर आप r की ही बात करें इसकी, ठीक है, तो वो कहता है कि इस सेट टू बी लोकली कंपैक्ट इफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, यहाँ से हम कुछ पॉइंट उठा लेते हैं, यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो अगर हम इसका कोई नेबरहुड ले लेते हैं, आपको पता है नेबरहुड क्या होता है, कोई नेबरहुड ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हमें छोटे से छोटा एक ऐसा नेबरहुड मिल जाता है कि दैट इज अ कम्पैक्ट, ठीक है, तो हमारे पास वो जो स्पेस होगी, अगर तमाम पॉइंट्स के लिए ऐसा पॉसिबल है, तो वो क्या होगी, लोकली कम्पैक्ट होगी। जैसे आर और सी एन है, तो हर पॉइंट्स के इर्द गिर्द हम एक छोटी ऐसी बना सकते हैं, क्या कहते हैं, नेबरहुड दैट विल बी ए कम्पैक्ट। सो आर एंड सी विल बी लोकली कम्पैक्ट। तो उनकी हम मदद से ही प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास आर एन एंड सी एन आर लोकली कम्पैक्ट। तो लोकली कम्पैक्ट की डेफिनेशन भी रखें हैं जहन में। इज रिलेटेड टू अ कॉम्प्लेक्स मैसेज, जब हम वो चेक कर रहे होते हैं क्या उसे कहते हैं होलोमोर्फिक फंक्शन या एनालिटिसिटी, तो वहां पर भी हम कह रहे होते हैं कि उस पॉइंट और उसके नेबरहुड पर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी लोकली कम्पैक्ट का कुछ तलक उस तरह से है कि अगर हर पॉइंट के इर्द गिर्द जो नेबरहुड बन रहा है, अगर वहां पर जो हमारे पास सेट है वो पॉइंट्स के नेबरहुड पे वो कम्पैक्ट है, तो दैट इज अ लोकली कम्पैक्ट। ठीक है, अच्छा, कंपैक्टनेस का लोकली कंपैक्टनेस के साथ कोई तल्लक बन सकता है। मीन कि हम कह सकते हैं कि एवरी कंपैक्ट स्पेस विल बी अ लोकली कंपैक्ट, या हर लोकली कंपैक्ट जो होगी वो कंपैक्ट हो जाएगी। इसका क्या तल्लक कोई सामने आ रहा है आपको डेफिनेशन की मदद से। Every compact is locally compact. एग्जैक्टली अगर आपको डेफिनेशन ही समझ आ गई तो इसका मतलब है, देखिए ना, ये आर सी एन ये वो ये सारे लोकली कंपैक्ट हैं, तो इसका मतलब है ये कंपैक्ट तो नहीं है। तो यहाँ से आपको ये भी थ्योरम मिल जाता है कि एवरी कंपैक्ट जो होती है वो लोकली कंपैक्ट तो होगी, क्योंकि वो तो हर पॉइंट पे भी उसको हम। अच्छा, शो दैट द कंपैक्ट मीटर स्पेस एक्स इज अ लोकली कंपैक्ट। तो
ये नीचे भी लिखा हुआ है तो सो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x इज अ कॉम्पैक्ट मीटर स्पेस एंड m इज अ क्लोज्ड, शो दैट m इज अ कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर x कॉम्पैक्ट है और m इज अ क्लोज, तो ये लाजमी इनको चीज़ों को पढ़ा करें, ये भी एज अ थ्योरम के तौर पर आ सकती हैं पेपर्स में या एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 10 में है, लेट x एंड y बी मीटर स्पेस, x जो है वो कॉम्पैक्ट है, सही है, और जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव है और क्या है, कंटिन्यूस है, तो शो करें कि t इज क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म। तो ये हम लोगों ने इस चीज़ को पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास x जो है वो कॉम्पैक्ट होगा, उसके बाद बाइजेक्टिव और कंटिन्यूस का जिक्र कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ना कि टी इनवर्स इज कंटिन्यूस, उस चीज़ को ये चीज़ कवर कर रही है, ठीक हो गया। तो आपने शो करवाना कि दैट विल बी होम्योमॉर्फिज्म। आपको पता है सेम एज अ ग्रुप थ्योरी में इसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अच्छा, ये हमारा मेन टारगेट है फंक्शनल का, व्हाट इज ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए ना तो फंक्शनल के जो मेन चीज़ है उसमें ऑपरेटर आ जाते हैं, तो हम सच इसमें इसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं कि ऑपरेटर क्या है, ठीक है। तो वो कहता है कि जब हम नॉर्म स्पेस के दरमियान मैपिंग को डिफाइन करवाते हैं ना, तो हम उस फंक्शन को क्या नाम देते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आपको पता है कि जब हम होमोमॉर्फिज्म ले रहे होते हैं ग्रुप थ्योरी में, ये चीज अगर किसी को याद हो, ये इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और होमोमॉर्फिज्म। आपको पता है कि यहाँ पर ये फंक्शन होता है, ये वाला, इसकी प्रॉपर्टी होती है होमोमॉर्फिज्म में कि ये दो चीजों को प्रिजर्व रखता है, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं बोला, Structure and operation. एग्जैक्टली। एक नंबर 1 पहले नंबर पे आता है बाइनरी ऑपरेशन, और दूसरे नंबर पे क्या आता है, स्ट्रक्चर। तो ये इसकी बड़ी ब्यूटीफुल जो है वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज हैं, या इसको करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट आर ऑपरेटर विच प्रिजर्व द टू, क्या लिखा हुआ है, algebraic operation of a vector space in sense of the following definition, ठीक है। तो यहाँ पर algebraic operations को भी वो क्या कहता है, व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर, ऑपरेटर की तो समझ आ गई ना कि दो नॉर्मल स्पेसेस के दरमियान, अ लीनियर ऑपरेटर टी इज एन ऑपरेटर सच दैट, ये वही डेफिनेशन है जो हम वेक्टर स्पेस में पढ़ते हैं कि जो डोमेन है वो वेक्टर स्पेस की है, और नेक्स्ट क्या है, रेंज है। तो वो दो प्रॉपर्टीज जो हैं उनको सेटिस्फाई करेगी, एक तो टी एक्स वाई को टी एक्स और टी वाई कर देगी, और टी अल्फा एक्स को अल्फा टी एक्स कर देगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वेक्टर स्पेसिस में लीनियर अलजेब्रा में ये चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, मुझे याद आ रही है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लीनियर अलजेब्रा में आपको याद हो कि कोई फंक्शन हम डिफाइन करवाते हैं फ्रॉम आर टू आर थ्री, ठीक है। तो कोई बताएगा कि हाउ मैनी, यहाँ पर तो जाहिर बात है आर भी जो है, अगर आर ओवर आर देखा जाए तो नॉर्म स्पेस है, आर थ्री ओवर आर भी क्या है, नॉर्म स्पेस है। तो अगर मैं इसको एफ को हटा के कह देता हूँ कि दिस वन इज अ टी, ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, तो हाउ मैनी लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट फ्रॉम आर टू आर थ्री, क्या इसका कोई फार्मूला है। तो आपको पता है इसका फार्मूला होता था, क्या इसका फार्मूला था, यही फार्मूला था, अगर मैंने ठीक, यहाँ प्लस आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन ही आता है। तो यहाँ इसकी डिमेंशन 1 है, इसकी क्या है, 3 है, तो 1 एंड 3, दिस 1 विल बी 3। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑपरेटर कितने यूज करते हैं, लीनियर 3 करते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर अलजेब्रा का भी बेसिकली इसके साथ ताल्लुक है, और आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक आती है रेंज और दूसरी आती है नल स्पेस। व्हाट इज नल स्पेस, नल स्पेस को हम दूसरे मीनिंग्स में क्या कहते हैं कि वो जो सेट होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है, ठीक है।
कर्नल सेट वो होता है कि फॉर एग्जांपल दो सेट हैं एक्स एंड वाई और इसकी डंडी ये है, ऐसे एलिमेंट जो जाके डंडी पे मैप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्नल ऑफ टी। और आपको पता है कर्नल ऑफ टी जो होगी वो सब स्पेस होगी किसकी, एक्स की। और जो इमेज ऑफ टी होता है वो सब स्पेस किसकी होती है, वाई की। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी माइंड में रखिएगा। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं, ये ऑपरेटर टी है। अगर आपको पता है कर्नल ऑफ टी जो है वो आपके पास आ जाए ओनली जीरो, मतलब कि ये जीरो सिर्फ जीरो पे मैप हो, तो इस टी की क्या खासियत होती है कि जो टी होता है ये ऑपरेटर क्या होता है, इंजेक्शन, मतलब वन वन ऑपरेटर होता है। तो ये सारी चीज़ें अलजेब्रा में भी क्लियर हैं। तो दूसरे वर्ड में इसको होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। अब हम इसकी जो मेन चीज़ है वो एग्जांपल्स की तरफ देखेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है, आइडेंटिटी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो किसी स्पेस को उसी स्पेस के ऊपर क्या करता है, मैप करवाता है। कि अगर कोई भी एलिमेंट एक्स लें तो वो उसको एक्स के ऊपर ही, जैसे कि अगर इसको प्रूव करना हो टी एक्स एक्स प्लस वाई, तो इसको मैप किस पे करेगा वो जाके, एक्स प्लस वाई पे। आपको पता है एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी एक्स ऑफ एक्स प्लस टी वाई ऑफ यहाँ वाई। ठीक है, तो आपको यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लीनियर प्रूफ कर रहे हैं। तो आपको पता है आइडेंटिटी ऑपरेटर को आप प्रूफ कर सकते हैं, दैट इज अ लीनियर ऑपरेटर। अच्छा, कोई बता सकता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है क्या ये बॉन्डेड होता है, इसको स्टडी करते हैं आगे जाके भी बॉन्डेड ऑपरेटर क्या होता है, लेकिन इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या ये बॉन्डेड है। बॉन्डेड ऑपरेटर वो होता है जिसमें हमारे पास टी की जो नॉर्म होती है वो ऑलवेज लेस देन किसी नंबर सी से होती है। और आपको पता है टी की नॉर्म किस तरह से डिफाइन है, टी एक्स की नॉर्म ओवर एक्स की नॉर्म लेस देन सी। ठीक है, अच्छा, इसको भी आगे देखते हैं। आगे जीरो ऑपरेटर वो होता है कि जिसमें हमारे पास किसी भी एलिमेंट को लें तो वो उसको किस पे मैप करवा दे, जाके जीरो पे मैप करवा दे, तो ये भी लीनियर होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो अगर हम लोग कोई पोलिनोमियल लें एक्स ऑफ टी, ठीक है, तो इन डिफाइन लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एक्स बाय सेटिंग, मतलब कि उसका हम ऑपरेटर क्या कर रहा है, जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव खुद एक क्या है, ऑपरेटर है। सही है, ये पोलिनोमियल की स्पेस है, ये डेरिवेटिव उस पर ऑपरेटर है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये वाली चीज़। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में भी हम इनको अलग-अलग से कर सकते हैं। सो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होगा दैट विल आल्सो बी अ लीनियर ऑपरेटर। आगे आता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, उसमें भी हम अलग-अलग कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा में भी आप इस चीज़ को पढ़ते हैं कि अगर हम इस तरह का कोई मैप लें तो वो हमारे पास क्या बनती है, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे आता है मल्टीप्लिकेशन बाय टी एंड अदर लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम सी ए बी इनटू इटसेल्फ इज डिफाइंड एज। अब इसका क्या मतलब है, सी ए बी क्या है, कौन सी स्पेस है, यही तो मसला है कि हम याद रखना है कि स्पेसिस कौन सी, ये है वो स्पेस जिसमें तमाम फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसी टी के साथ, ठीक है, कि अगर हम किसी पोलिनोमियल को फॉर एग्जांपल अगर कोई पोलिनोमियल है, मैं उसको कहता हूँ कि वो मेरे पास है, कोई लिखवा दें जो पोलिनोमियल हो कंटिन्यूस, एक्स स्क्वायर ही कर लें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को अगर आप क्या करते हैं, टू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इसको प्रूफ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम दो एलिमेंट लें, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर लें प्लस वाई स्क्वायर लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर। तो अगर हम किसी पोलिनोमियल को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, लीनियर ऑपरेटर। तो इस टी का क्या रोल है, तो वो कहते हैं कि क्वांटम थ्योरी में हम इसको यूज करते हैं, फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद आता है जी एलिमेंट्री वेक्टर अलजेब्रा।
तो एलिमेंट्री वेक्टर अलजेब्रा में क्या लेते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त उन चीज़ों को जब देखते हैं तो वो भी हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में किसी मैट्रिक्स को अगर हम, आपको पता है कि जब हम मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हम ऑर्डर का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो क्या उसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है? तो वो कहते हैं मैट्रिक्स जब इस तरह से हम डिफाइन करवाते हैं कि ए को एक्स के साथ मल्टी, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, उसका जो हमारे पास है ये डिमेंशन है एन, उसको वो चेंज कर रहा है आर के अंदर, तो ये भी हमारे पास ऑपरेटर जो होगा ये क्या होगा, लीनियर होगा। क्लियर है? तो उसके बाद आपने बेशुमार एग्जांपल्स में पढ़ा होगा कि हमने ये भी प्रूफ किया था लीनियर अलजेब्रा में कि कुछ ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे पास लीनियर नहीं होते। सही हो गया? तो यहाँ पर थ्योरम है रेंज एंड नल स्पेस, ठीक है। अगर टी है लीनियर ऑपरेटर है तो देन जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। और अगर डोमेन की रेंज फाइनेट है तो रेंज की भी जो डिमेंशन होगी वो क्या होगी, फाइनेट होगी। नंबर सी है नल स्पेस। नल स्पेस से मुराद क्या है, कर्नल जो होगा, ये हमने पहले भी चीज़ें डिस्कस ऊपर मैंने बता दी है कि क्या होगी, सब स्पेस होगी। सब स्पेस होगी तो इसका मतलब है वो क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। ठीक, यहाँ पे एक चीज है लीनियर ऑपरेटर प्रिजर्व लीनियरली डिपेंडेंस। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है लीनियर ऑपरेटर प्रिजर्व लीनियर डिपेंडेंस, तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक साइड पर भी वेक्टर स्पेस एक्स पड़ी है, दूसरी साइड पे वाई पड़ी है, या एक साइड पे आर पड़ा है, दूसरी साइड पे आर क्यू पड़ा है, इसका क्या मतलब है लीनियरली डिपेंडेंस को प्रिजर्व रखने से क्या मतलब है? लीनियर डिपेंडेंट मैप को लीनियर डिपेंडेंट पे ही मैप करता है इंडिपेंडेंट को। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, हम तो डिस्कस कर रहे हैं जो लीनियर ऑपरेटर होता है वो होता है फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस। तो क्या वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर पड़े होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं ऑलवेज? दोनों तरह के नहीं हो सकते। दोनों तरह के, हाँ पॉसिबिलिटी तो है, हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बेसिस होने के लिए बिल्कुल शर्त है कि उन वेक्टर्स को क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर जो वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो अगर उनके दरमियान लीनियर मैप हो तो उसमें कोई मैप के बाद भी जो आएगा फर्क, कोई वो फर्क नहीं आएगा। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट रहेंगे, अगर इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये मैपिंग इस तरह की हमें याद रखनी पड़ती है, जैसे स्पेशल किस्म की, जैसे हमने आइसोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, कॉन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ी थी। ये इस तरह के लीनियर ऑपरेटर जो हैं जो चीज़ों को क्या रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। अच्छा, उसके बाद टी इनवर्स। ठीक है, ये फंक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि टी इनवर्स क्या होता है, फंक्शन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्स ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं कि अगर लेट एक्स वाई बी अ वेक्टर स्पेस बोथ रियल और बोथ कम्प्लेक्स, लेट डी ऑफ टी मीन ऑपरेटर की डोमेन टू वाई बी अ लीनियर ऑपरेटर विद डोमेन दैट इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ वाई, देन जो इन्वर्स होगा, जाहिर बात है अगर टी जो है वो एक्स से वाई है तो टी इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, वाई से एक्स की तरफ होगा, मीन रेंज से डोमेन की तरफ होगा। एग्जिस्ट कब करेगा, कि जब हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लें और एक्स हमारे पास क्या हो, जीरो। तो आपको यहाँ से कुछ नई, यहाँ से कोई पुरानी बात याद आ रही है कि इस ये पूरी बात का क्या मतलब है? इस पूरी बात का मतलब है कि कर्नल ऑफ टी में सिर्फ क्या चीज़ पड़ी हुई है, जीरो। तो जब कर्नल ऑफ टी में जीरो पड़ा होता है तो हम उस मैप को ये भी कहते हैं टी को, टी इनवर्स को नहीं, टी को, कि वो क्या है, वन वन है। सही है, अगर वन वन है तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे
दूसरी बात है कि इफ टी इनवर्स एग्जिस्ट इट इज अ लीनियर ऑपरेटर। अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है तो फिर इसका मतलब होगा कि जो टी इनवर्स होगा वो लीनियर ऑपरेटर ही होगा। और सी नंबर पे वो कहता है कि अगर डोमेन की डिमेंशन क्या है, फाइनाइट है, एंड टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो दोनों की डिमेंशन क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक। और जब दोनों की डिमेंशन बराबर हो जाती हैं और टी इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हम उस मैप के बारे में कुछ और कह सकते हैं कि क्या वो मैप बाइजेक्टिव होगा, यस और नो। देखें ना, टी हमारे पास क्या था, टी हमारे पास कर्नल में जीरो जीरो हमारे पास आया, तो वो टी इनवर्स एग्जिस्ट किया ना, तो वो वन वन हो गया। तो जब हम पीछे को देखेंगे तो वो वन वन होगा, तो दैट्स मीन के वो हमारे पास जो होगा वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव होगा तो मीन वो हमारे पास क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। अब यहाँ पे आता है इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास एक मैप है फ्रॉम एक्स टू वाई एंड सेकंड मैप है वाई टू सी, सही है। वेक्टर स्पेस है एक्स एंड वाई टू जी। अगर इसको समझें हम, एक्स एक्स से वाई एक मैप टी है एंड वाई से जी एक मैप एस है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बी बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर, ओके, वेयर एक्स एंड वाई एंड जी आर द वेक्टर स्पेसेस, देन इनवर्स एस टी का इनवर्स जो होगा वो कहता है कि वो जी टू कहाँ होगा, एस टी का इनवर्स, एस टी का इनवर्स। ठीक। मतलब बात करने का कि एस टी का इनवर्स जो है वो इस तरह से डिफाइन है, टी का इनवर्स और एस का इनवर्स। अब देखें किस तरह से। आपको पता है कि टी इनवर्स और एस इनवर्स में जब हम सबसे पहले हल करेंगे तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, एस इनवर्स को। एस इनवर्स को हम किस तरह से हल करेंगे कि वो हमारा कहाँ से कहाँ आएगा, जी से वाई की तरफ वो एलिमेंट लेके आएगा। ओके। जब हम टी इनवर्स को सोल्व करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ आएगा, वो वाई से एक्स की तरफ आएगा टी इनवर्स। तो इसका मतलब है कि एस टी का इनवर्स, ठीक है, एस टी का इनवर्स जो होगा वो बेसिकली बराबर होगा किस किस बात के, कि एस टी इनवर्स एंड एस इनवर्स। तो यहाँ पर भी ये विजुलाइज उसने करके बता दिया। बेसिकली ये ऊपर एक्स से जी की तरफ जो मैप होगा ये क्या होगा, एस टी होगा। सही हो गया। अब एस टी क्या होता है, एस टी में पहले कौन सा मैप यूज होगा, अगर आप देखें तो टी। क्लियर है बात, कंपोजिशन का पता ना आपको कि जब हम कंपोजिशन दे रहे होते हैं एफ जी ऑफ एक्स, तो पहले फंक्शन कौन सा यूज होता है, जी, देन कौन सा होता है, एफ। तो यहाँ पर भी जब एस टी लिया तो सबसे पहले कौन सा यूज होगा, टी, देन कौन सा होगा, एस। तो इसका मतलब है कि जो एस टी होगा वो बेसिकली एक्स से कहाँ जाएगा, जी में जाएगा। और जाहिर बात है एस टी का इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, जी से एक्स की तरफ। तो मेन बात करने का मतलब है कि इनवर्स जो है वो इस तरह से डिफाइन है ऑपरेटर में। अब ये लाजमी कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के पास ऑपरेटर है फ्रॉम आर टू आर, तो आपने देखना है कि कौन सा ऑपरेटर लीनियर है। ज्योमेट्रिकली इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कम्यूटेटिविटी है, ठीक है, कि अगर एक्स टू एक्स एंड एक्स टू वाई एनी ऑपरेटर हैं दो, तो वो कम्यूट कब करेंगे, अगर हमारे पास तमाम एक्स एंड वाई के लिए उनकी वैल्यू जो है वो क्या सेम है। तो इन चीज़ों को जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे आता है बॉन्डेड एंड कंटिन्यूस। अब इसका बड़ा तल्लक है आपस में, बॉन्डेड का और कंटिन्यूटी का, ठीक है। क्योंकि जो अभी तो बॉन्डेड हमने पढ़ा नहीं है, जो बॉन्डेड ऑपरेटर होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं और जो कंटिन्यूस ऑपरेटर होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस चीज़ को कि डिफाइन डेफिनेशन बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, लेट एक्स एंड वाई बी आ लोअर स्पेस। और आपको पता है ये फंक्शन डिफाइन है एज अ लीनियर ऑपरेटर के तौर पे। तो लीनियर ऑपरेटर जो होगा वो बॉन्डेड कब होगा, कि जब हमारे पास एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर दे, पहले भी बताया कि जब टी एक्स की नॉर्म मतलब रेंज की नॉर्म ओवर डोमेन के वेक्टर्स की रेंज लेस देन एक सी से हो।
ठीक है। तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये बॉन्डेड होगा। तो हम इस पूरे को क्या कह सकते हैं कि ये बेसिकली टी की नॉर्म होती है, लेस देन टी क्या था, क्रेटर है। सही है। तो ये यहाँ नीचे आप दे सकते हैं। बेसिकली हम इसका सुप्रीमम ले रहे होते हैं वेयर एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा होता है, डोमेन से बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये जो टी होता है, ये वाला, ये नॉर्म होती है बेसिकली ऑपरेटर की। इस जो डोमेन है जीरो, वो डिफाइन ऑपरेटर क्या होगा, जीरो होगा। इन दी केस टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो टी की नॉर्म है, इसका मतलब है ये बेसिकली ऑपरेटर की नॉर्म है। अच्छा, उसके बाद ये चीजें, उसके बाद लेमा आता है नॉर्म के रिलेटेड, कि हमारे पास अगर लेट टी बी ए बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर एज डिफाइंस एंड अल्टरनेटिंग फार्मूला जो होगा वो उसने नीचे लिखा है। ये फार्मूला वही है, बस क्या फर्क पड़ा है, फर्क ये आया है कि हमारे पास ये टी की जो, सॉरी, एक्स की नॉर्म यहाँ पर उसने यूज़ किया, वो क्या किया, वन यूज़ किया। तो जाहिर बात है जो बटे के नीचे होगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। बेसिकली हमारा काम इनके साथ है, इडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास बॉन्डेड होता है, लीनियर तो था, बॉन्डेड होता है, और उसकी नॉर्म क्या होती है, वन होती है। तो ये वन किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या होगा, टी की नॉर्म इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, टी एक्स की नॉर्म ओवर एक्स की नॉर्म। ठीक हो गया, सही हो गया। अब मुझे बताएं कि टी, अब इडेंटिटी ऑपरेटर में टी एक्स किसके बराबर होता है, टी एक्स, एक्स के। एग्जैक्टली एक्स के बराबर होता है एक्स की नॉर्म ओवर एक्स की नॉर्म। तो आपको बताइए एक्स की नॉर्म क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो वन एक फाइनाइट नंबर है, सो दैट इज वाई दिस बिकम अ बाउंडेड, सो इसकी नॉर्म भी उसमें। अब जीरो, टी एक्स क्या बन जाएगा, टी एक्स किस पे जाके मैप होता है, जीरो पे। सही हो गया, ओवर एक्स की नॉर्म, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसकी नॉर्म भी इसमें दिख रही है। आगे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर में क्या होता है कि हम बेसिकली कहता है कि अगर हम एक नॉर्म स्पेस ले लें आल पोलिनोमियल ऑन दिस जीरो वन पे, तो इसकी नॉर्म ना जो यहाँ पे डिफाइन करवाई है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो किसी वेक्टर की नॉर्म डिफाइन करवाई है, वो एक्स ऑफ टी जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम के साथ करवाई है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम नॉर्म डिफाइन करवाते हैं फंक्शन की, तो हम उसकी किस तरह से करवाते हैं कि हम उसका क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको देखते हैं। अब वो कहता है कि ओके, कि हमारे पास यहाँ पर नॉर्म जो होगी टी की, वो किसके बराबर होगी, टी एक्स की नॉर्म ओवर टी की नॉर्म। ठीक है। अब अब टी एक्स जो है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है डेरिवेटिव। सही हो गया। और टी जो है वो हमने क्या लिया है, कहाँ से बिलोंग करता है, जीरो और वन से। सही हो गया। अच्छा, वेयर द प्राइम डिनोट द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस ऑपरेटर इज लीनियर बट नॉट बाउंडेड। क्यों, अगर मैं ये फंक्शन लूँ, उसने ये लिया हुआ है एक्स एन टी इज इक्वल टू टी की पावर एन, और वेयर एन बिलोंग टू एन, देन हमारे पास एक्स एन की जो नॉर्म होगी वो क्या होगी, वन होगी। ओके, वन होगी। किस तरह से वन होगी, तो बता सकते हैं कि टी एन की, एक्स एन की नॉर्म जो है वो वन होगी। कैन एनी वन डिफाइन कि किस तरह से बोला, एक्स एन की नॉर्म जो है वो मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी से डिफाइन थी, कि और टी जो है वो बिलोंग करता है जीरो वन से, यानी कि टी की मैक्सिमम वैल्यू वन होगी। तो इस तरह से हाँ जी, टी बिलोंग करता है जीरो वन से, तो हम टी की जगह पर अगर वन रखें तो वहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो मैक्सिमम, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो वन आएगी ऑलवेज। लेकिन इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एन टी ऑफ एन माइनस वन। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जब हम लोग इसको टी एक्स एन ओवर, इसको समझने की कोशिश करें, एक्स एन पे डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है इसकी जो आएगी ना, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर ऊपर आ जाएगा, एन आ जाएगा।
सही है, क्योंकि बकाया तो 1 हो जाएगी ना, तो बकाया 1, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा n, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर तो का सेट जो होगा क्या वो बॉन्डेड होगा, या मतलब क्या हमारे पास ऐसा सी एग्जिस्ट करता है कि जिससे ऑलवेज जो n होगा, क्योंकि अगर आप C2 ले लें तो मे भी जो n है वो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो क्या ये बॉन्डेड होगा या अनबॉन्डेड होगा फिर, तो दैट विल बी अनबाउंडेड अनबाउंडेड। ऑपरेटर। तो आप मतलब अगर हमें डेफिनेशन आती है तो हम डेफिनेशन के थ्रू शो करवा सकते हैं कि कौन से ऑपरेटर बॉन्डेड है और कौन से अनबॉन्डेड है। इसी तरह से इंटेग्रल ऑपरेटर है, दिस इज अ फ्रॉम 0 1 इंटरवल टू 0 1 स्नैपिंग है, तो ये इस तरह से डिफाइन है ये वाली। तो आप इसको प्रूव करवा सकते हैं कि यहाँ पर भी उसने मैक्सिमम के साथ उनके फंक्शंस को यूज किया, यहाँ पर भी उसने उसको प्रूव किया, तो दैट इज अ बॉन्डेड ऑपरेटर। तो यहाँ पर आ गया था मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में भी जो नॉर्म है वो इस तरह से डिफाइन है, हमने वेक्टर की पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर भी उसने इसको शो करवाया है कि जो मैट्रिक्स होते हैं वहाँ पर भी जो हम ऑपरेटर ले रहे होते हैं दैट इज अ लीनियर प्लस बॉन्डेड। आगे आता है कि फाइनाइट डिमेंशन। इफ अ नॉन स्पेस x इज अ फाइनाइट डिमेंशन देन एवरी लीनियर ऑपरेटर x इज अ बॉन्डेड। देखो ये कितना खूबसूरत रिजल्ट है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस की डिमेंशन फाइनाइट हो तो हमारे पास जो एवरी लीनियर ऑपरेटर होगा वो हमारे पास क्या होगा, बॉन्डेड होगा। तो ठीक है। अच्छा, इफ एन ओवन फेस एक्सिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल बॉन्डेड, ठीक हो गया। पहले किसके साथ था। अच्छा, ये रिजल्ट बड़ा जो है इसका बेसिकली इसका कनेक्शन है कंटिन्यूटी का और बॉन्डनेस का। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है वो क्या होगा, बॉन्डेड होगा। और टी इज कंटिन्यूस अगर एट अ सिंगल पॉइंट it is a continuous, मतलब if t is a continuous at a single point it will be a continuous। अब इसका मतलब है कि अगर t जो होगा किसी सिंगल पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होगा तो t क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। ये रिजल्ट हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, क्या हो गया खत्म या नहीं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आती है कि लेट t बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो हमारे पास अब मैं चलन बताता हूँ कि ये हमारे पास अगर बाउंडेड है, हमने पिछले चैप्टर में ये डेफिनेशन पढ़ी थी कंटिन्यूटी के लिए, सही हो गया। तो आप बेसिकली अगर आप पिछले कंसेप्ट को इनके साथ मैच करें तो सेम है कि अगर टी बॉन्डेड है तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये वाली कंटिन्यूटी की। तो एक्स एन अगर कन्वर्ट करता है एक्स को तो टी एक्स कन्वर्ट किसको करेगा, टी एक्स को। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके। बी, द नल स्पेसिस क्या होगी, क्लोज्ड होगी। ये काफी पॉइंट है कि नल स्पेस क्या होगी यहाँ पर, क्लोज्ड होगी अगर हमारे पास बाउंडेड क्या होगा, सॉरी ऑपरेटर क्या होगा, बाउंडेड होगा। अच्छा, देयर आर टू डेफिनेशन हियर। व्हाट इज अ रिस्ट्रिक्शन एंड व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑन ऑपरेटर। मतलब किसी फंक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास डोमेन डी टी से वाई की तरफ एक फंक्शन जा रहा है तो इसके ऊपर हमने ना बी एक सब सेट है डोमेन का ही। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने से मुराद है कि हमने जब भी उस मैप की डोमेन से एलिमेंट उठाना है तो वो कहाँ से उठाना है, बी से। ये रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो साइन एक्स है क्या ये बॉन्डेड है, साइन एक्स, साइन एक्स इज अ बॉन्डेड और अनबॉन्डेड। तो ये क्या होता है, बॉन्डेड होता है। इसका आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच। अब कोई बताएगा कि क्या साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है क्या ये बॉन्डेड होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आप अगर इसको देखें साइन इनवर्स ऑफ एक्स को तो आपको ये अनबॉन्डेड नजर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों ये बात बोली है, लेकिन अगर हम उसकी डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें
तो पॉसिबल है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या बन जाए, बॉन्डेड बन जाए। बात की समझ आई है कि हम उसकी डोमेन में से वो एलिमेंट्स लें ही ना कि जो उसको क्या बना रहे हैं, अनबॉन्डेड। ठीक है, तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, बॉन्डेड नहीं होती। अब आगे एक्सटेंशन क्या होती है किसी फंक्शन की। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ अ टी टू अ सेट एम, सही। और आपको पता है डोमेन जो है वो हम डोमेन को सबसेट किसका करवा रहे हैं, एम। आगे पहले हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, छोटा कर दिया था, अब बड़ा कर दिया। तो ये हम उसको क्या कहते हैं कि अगर डोमेन को हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो इसका मतलब है कि हमने एवरी एलिमेंट को जब भी लेना तो वो एम से लेना, तो दिस विल बी अ एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरम है बॉन्डेड लीनियर एक्सटेंशन। ओके, क्या कहता है हमें, हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है अपना डोमेन डी ऑफ टी टू वाई की तरफ, बी अ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर। ओके, डी ऑफ टी लाइज इन अ नॉर्म स्पेस एक्स, हमको पता है कि जाहिर बात है ये एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। तो डोमेन ऑफ डी टी क्या होगी, बेसिकली यहाँ पड़ी होगी जो फंक्शन ये टी आ रहा है। ओके, एंड वाई इज अ बनाक स्पेस, और वाई क्या है, बनाक, मतलब ये क्या है, कंप्लीट है। देन टी हैज एन एक्सटेंशन। ठीक है, टी हैज एन एक्सटेंशन किस तरह से कि डी ऑफ टी, ये बेसिकली डी ऑफ टी का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये लिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन अगर तो टी जो है वो क्या है, बॉन्डेड है, और वाई हमारे पास क्या है, बना के कंप्लीट है। तो वो कहता है टी एक्सटेंशन होगी, टी इज अ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर, ये भी क्या होगा, बॉन्डेड होगा, और दोनों की जो नॉर्म होगी ये क्या होगी, बराबर होगी। सही है। तो ये बात याद रखने की, जो एक्सटेंशन होती है किसी बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर की, उसकी नॉर्म भी उसी के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट हैं, इनको देखिएगा। रेंज और इनवर्स ऑपरेटर पहले भी हमने ये चीज़ें तो पढ़ लिया, लेकिन फिर भी इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, यहाँ हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया है। तो हम इंशाल्लाह कल जो है वो लीनियर फंक्शनल पढ़ के, लीनियर फंक्शनल भी सेम टू सेम ऑपरेटर हैं, लेकिन आपको पता है वो वेक्टर स्पेस, आपको पता है वो जो फंक्शन ऑपरेटर हमने पढ़ा ना लीनियर ऑपरेटर, वो किसी वेक्टर स्पेस वी से कहाँ होता है, दूसरी वेक्टर स्पेस वाई की तरफ। लेकिन फंक्शनल एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी वेक्टर स्पेस से किस कहाँ तक होता है, फील्ड की तरफ होता है। ठीक है, तो आप लोग कोई ऐसा ऑपरेटर बता सकते हैं कि जो किसी वेक्टर को फील्ड की तरफ लेकर जाता हो, कोई सिंपल, हम वो चैप्टर भी स्टडी कर रहे हैं, कोई ऐसा है। चलें दो बता दें, क्योंकि एक तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसके नेम से। नॉन एक तो नॉर्म ऑपरेटर है, और नंबर टू एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। डॉट प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि वेक्टर्स को आपस में ऑपरेट करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है दैट इज स्केलर, को फील्ड में चला जाता है। तो हम इन चीज़ों को कल देखेंगे। तो इसके बाद आपको पता है कि ये जो ऑपरेटर होते हैं, लीनियर फंक्शनल ऑपरेटर होते हैं, हम इनको स्टडी करके फिर हम देखेंगे कि कौन से ऑपरेटर लीनियर हैं, फिर देखेंगे कौन से ऑपरेटर बॉन्डेड हैं। और जो ऑपरेटर लीनियर और बॉन्डेड होते हैं फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू अ फील्ड की तरफ, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास जितने भी वो ऐसे ऑपरेटर्स आते हैं उनको एक सेट में अगर बंद करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, डुअल स्पेस बन जाती है। तो हम इंशाल्लाह कल इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और साथ हम चैप्टर नंबर 3 का भी स्टार्ट लेंगे, इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कल हम ये भी देखेंगे कि मीट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस का आपस में क्या फर्क है, कि कौन सी स्पेस किस स्पेस में लाइज करती है। जिस तरह से हम इस दिन पढ़ रहे थे कि क्या हर मीटर के पीछे कोई नॉर्म पड़ी होती है, तो आंसर आपका नो था, क्योंकि हम लोगों ने स्पेस ऐसी देखी थी उसके पीछे कोई नॉर्म नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या जो है वो रिजल्ट मिला
कि एवरी जो नॉर्म स्पेस होती है क्या वो मीटिंग स्पेस होती है, यस और नो। इन चीज़ों के जो आंसर हैं फिर इनर प्रोडक्ट के साथ इनका क्या चलेगा वो हम कल इंशाल्लाह करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओके। अच्छा, कुछ मैं एमसीक्यू जो है वो रिलेटेड टू ग्रुप थ्योरी, वेक्टर स्पेस प्लस रिंग थ्योरी, इसके रिलेटेड मैं आज ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। आप लोगों को ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स का पता चलेगा, वहाँ से रिंग थ्योरी का पता चलेगा, प्लस वेक्टर स्पेस का पता चलेगा। अगर आप इसके देखेंगे ना सोल्यूशन, तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी होगी कि आपको वहाँ पर इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल होगा नीचे एमसीक्यूज के नीचे। ठीक है। तो साथ साथ दूसरी बुक्स को भी पढ़ते रहें, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी हो, कामयाबी से नवाजे। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह कल दोबारा इसी टाइम पे मीटिंग करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।